जो हमारे पास चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड तो उसके बारे में आज हम देख रहे हैं चैप्टर के। तो ये जो चैप्टर है हमारे पास स्टार्टिंग का चैप्टर है जो मैंने आपको पहले नहीं कराया था। तो आज इस चैप्टर को एक वीडियो में देख लेते हैं। इसमें जो हमारे पास चैप्टर है इसका मेन मोटिव क्या है कि जो हमारे पास प्रकृति में जितनी फिनोमेना हो रही हैं तो वहाँ कितने टाइप के फोर्स ऐसे हैं जो हमारे पास वर्क कर रहे हैं, या फिर कितने टाइप के लॉ ऐसे हैं जो हमारे पास हर जगह वैलिड हैं, या किन रूल को हम कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ अगर कंजर्वेशन उनका नहीं हो रहा है तो उनके बारे में देखेंगे। जैसे कुछ रूल होते हैं हमारे पास, हम पढ़ते हुए आते हैं कि एनर्जी कंजर्व है, या कह सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है, या कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, चार्ज कंजर्व है। तो ये फिनोमेना ऐसी हैं कि कोई भी अगर हमारे पास फिनोमेना हो रही है इस फिज़िकल वर्ल्ड में या इस नेचर में, तो कहीं भी ऐसा नहीं होने का किसी भी फिनोमेना में कि हाँ भाई एनर्जी हमारे पास जो है यहाँ कंजर्व नहीं रहेगी, या फिर यहाँ एनर्जी डेस्ट्रॉय हो गई, या यहाँ एनर्जी क्रिएट हो गई खुद से। ऐसा कभी नहीं होने का। ऐसा हो सकता है कि एनर्जी वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो रही हो, या कोई एक फिनोमेना ऐसी है कि हाँ भाई मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, तो चेंज तो हो सकती है एनर्जी। लेकिन कोई भी दुनिया की फिनोमेना ऐसी नहीं है जिसमें एनर्जी हमारे पास कंजर्व ना हो, हमेशा एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है। तो पहला रूल आता है फिजिकल वर्ल्ड में कि जो फर्स्ट है मेन कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन तो इसमें आपको यही याद रखना है कि हमारे पास जो एनर्जी है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये ऐसे रूल हैं फिजिक्स में, अगर हम पढ़ना है या साइंस पढ़ना है अगर हम, तो वहाँ हमें हाइपोथेसिस का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो अगर हमारे पास एक नेचुरल लॉ बना हुआ है तो वो रूल कहीं पर भी हमारे पास उस रूल का उल्लंघन ना हो, ऐसा कोई फिनोमेना ना हो कि हाँ वो रूल सही नहीं बैठ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा हमारे पास हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास सबसे जो बड़ा प्लेनेट है वो हमारे पास बृहस्पति है, जुपिटर है। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद या फिर 1 महीने बाद कोई दूसरा प्लेनेट बड़ा हो जाएगा। या फिर अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास दिन के जो डेज़ होते हैं हमारे पास 7 डेज़ हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब 1 साल बाद कोई कहेगा कि हाँ भाई अब से 10 डे होंगे या 11 डे होंगे, या मंथ हमारे पास 12 है तो अब 1 साल बाद कोई कहना कि इस बार से 13 मंथ होंगे। ऐसा कभी नहीं होने का। ये एक नेचुरल लॉ है। तो ये हमारे पास अगर पहले से ही ये चीज़ चलती हुई आ रही हैं तो कहीं ना कहीं एक है कि हाँ भाई नेचुरल लॉ है, इसका हमारे पास कहीं उल्लंघन नहीं होना है, इसमें कोई हमारे पास इनवैलिड वाली बात नहीं आनी चाहिए, इसका अपना होता है एग्जिस्टेंस है। सेकेंड पार्ट इसी टाइप से आता है हमारे पास, जो सेकेंड लॉ है जो हमारे पास हर जगह वैलिड है मैकेनिक्स में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का मीन्स क्या होता है? जनरली मोमेंटम जो होता है हमारे पास किसी बॉडी में वो मास का और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होता है, कि मास की और वेलोसिटी की जो मल्टीप्लाई होगी उससे जो क्वांटिटी मिल रही है वो हमारे पास मोमेंटम है। तो मोमेंटम भी क्या होगा हमारे पास, किसी भी बॉडी में जो मोमेंटम वाली फिनोमेना होगी हमारे पास वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन तो हो सकता है, लेकिन वैलिड अगर है कहीं कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम तो वो हमारे पास जो फिनोमेना से पहला क्या कंडीशन थी उसका कंजर्वेशन निकाल लो मोमेंटम का, जो फिनोमेना हो गई है उसका मोमेंटम का कंजर्वेशन निकाल लो, वो दोनों इक्वल आना चाहिए। जैसा हमारे पास मान लीजिए कोई हमारे पास बॉल है, वो हमारे पास कोलाइड हो रही हैं, कोलिजन कर रही हैं, तो कोलाइड करने से पहले उनका मोमेंटम और कोलिजन करने के बाद उनका मोमेंटम इक्वल होना चाहिए, अगर हमारे पास ये रूल वैलिड है। ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यही है कि अगर किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो उसका जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे हमारे पास पढ़ा है हमने कि न्यूटन का सेकंड रूल पढ़ा हुआ हमारा क्या होता है कि F इक्वल होता है हमारे पास dp/dt। ठीक है। यानी कि क्या है हमारे पास ये हमारे पास है मोमेंटम का रेट चेंज इक्वल होगा फोर्स के, और ये फोर्स कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स, जो हमारे पास किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है एक्सटर्नली, बाहर से अप्लाई हो रहा है। तो अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स बाहर से अप्लाई ना हो तो उस केस में क्या होगा, उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए।
तो अगर हम F को 0 कह रहे हैं कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो रहेगा हमारे पास dp/dt, ठीक है। ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो रहेगा हमारे पास dp = 0, या इसको कह सकते हैं p = कांस्टेंट। जब भी हमारे पास d बना हुआ आता है, एक डिफरेंशियल फॉर्म होती है जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पढ़ेंगे आगे डिफरेंशियल के बारे में। तो dp में अगर p बनने है उसका इंटीग्रेशन होने के बाद, तो 0 को कांस्टेंट रहता है। तो इसका मीन्स हुआ कि मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा अगर कोई फोर्स वर्क ना करे। तो अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स हम बाहर से नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बात वैसे भी सही है कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्टूल रखा हुआ है या कोई भी एक टेबल रखी हुई है, तो वो हमेशा वहीं की वहीं रहेगी जब तक कि उसके ऊपर तुम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई मोमेंटम उसमें नहीं आने का है। तो ये मोमेंटम का क्या हमारे पास कंजर्वेशन है, ठीक। इसी टाइप से होता है हमारे पास, जैसे कोई बॉडी का लीनियरली मोशन कर रही है तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है। ऐसे ही हमारे पास अगर बॉडी किसी एंगुलर ट्रैक पर मोशन कर रही है, किसी सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, तो वहाँ होता है एंगुलर मोमेंटम। तो वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहना जरूरी है। तो उसे बोलते हैं हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये हमें याद रखना है, एंगुलर, ठीक है, ये हमें याद रखना। तो इसी टाइप से निकाल लेते हैं। ये रखा J = कांस्टेंट। इसके बारे में भी जो हमारे पास चैप्टर आगे आएंगे, तो वहाँ इन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि हाँ वास्तव में एंगुलर मोमेंटम है क्या, कंडीशन क्या है। ऐसे ही होता है हमारे पास एक रूल होता है चार्ज कंजर्वेशन का, कि चार्ज जो है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 रूल ऐसे हैं, यानी कंजर्वेशन किस चीज़ का है, चार्ज का। इस चार्ज का भी हमें याद रखना है, चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये 4 रूल ऐसे हैं जिनका हमारे पास इस नेचर में कहीं पे भी कोई भी फिनोमेना ऐसे नहीं होने की है जहाँ इनका एग्जिस्टेंस ना हो, या फिर जहाँ ये रूल अलग से आ रहे हों। हमेशा कंजर्व तो कंजर्व ही रहेंगे, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट रूल क्या है इसका, हमारे पास एनर्जी कंजर्व रहनी जरूरी है मैकेनिक्स में। दूसरा हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना जरूरी है। तीसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना जरूरी है। और चौथा चार्ज रहना हमारे पास कंजर्व जरूरी है, ठीक है। इसी टाइप से फिजिकल वर्ड जो है हमारा है चैप्टर ये, इसमें 4 टाइप के फोर्स गिवन है हमें, ठीक है। एक तो होते हैं हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ठीक है, प्रकृति में जो पाए जाते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरे होते हैं हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जितने भी फोर्स हैं हमारे पास, सभी फोर्स को इनके अंदर ही हमारे पास डिवाइड करा गया है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब आप बुक में पढ़ोगे तो उसका मेन यही है कि हमारे पास अगर 2 बॉडी हैं हमारे पास, तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। अट्रैक्शन ही फोर्स वर्क करेगा, तो वो जो डिपेंड करेगा हमारे पास उन मास की मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे कि हम 9th में पढ़ते थे ग्रेविटेशन रूल के बारे में, F = G m1 m2/r², ये होता है हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। ये हमारे पास काफ़ी डिस्टेंस तक वर्क कर लेता है, और ओनली अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये कभी भी रिपल्सन का नहीं होने का है, ठीक है। ओनली अट्रैक्शन फोर्स है। और जो हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा ये, कि हाँ हमेशा इसमें 1/r² ही आएगा नीचे, कभी भी r की 3 या 4 नहीं बनने की है, इसे बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये वैलिड होगा और कंजर्वेटिव नेचर का होगा, कि हाँ कंजर्वेटिव नेचर का मीन्स है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा ये फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, और वीक फोर्स है ये नेचर का। इसके बाद होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या मीन्स है कि चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा उसे बोलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उसका फॉर्मूला आता है हमारे पास F = Q1 Q2/4πε0r², ये। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी में बेस है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। और ये बना हुआ है ε0 बोलते हैं इसका, जो E टाइप बना हुआ है ε0, इसे आप बुक में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू भी याद कर लेंगे, 8.85 × 10⁻⁻²। ये भी हमारे पास क्या है, ये फोर्स हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्स है। दूसरा हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या दोनों फोर्स में, कि ये हमारे पास अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसके बारे में आप ध्यान कर लेंगे। इसी टाइप से अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहे हैं उसे बोलते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं,
शॉर्ट रेंज फोर्स हैं न्यूक्लियर फोर्स, उनके बारे में आप याद कर लेंगे, ठीक है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स का मीन्स होता है ऐसे फोर्स जो हमारे पास रेडियो एक्टिव अगर न्यूक्लियाई है कोई, या कहीं अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, बीटा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, ठीक है। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं वो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकालते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो वहाँ जो फोर्स वर्क करेगा उसे बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो 4 टाइप के फोर्स आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनके बारे में आप बुक में पढ़ लेंगे और चैप्टर ही फिनिश हो जाता है, फर्स्ट चैप्टर जो मैंने छोड़ा रखा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर से देखेंगे, यानी कि जो चैप्टर चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन वहाँ से देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट हो टॉपिक। तो आप इसके बारे में पढ़ लेंगे और अपनी स्टडी को एक काफ़ी मेहनत करेंगे आगे बढ़ने के लिए, कि आपका जो फोकस है कि नीट पे है या IIT पे है, तो उसके लिए हमारे पास इन चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आगे बढ़ पाएँ और अपना एक अच्छा फ्यूचर बने।